नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का वेल प्रेप एजुकेशन में। गाइज, उम्मीद करता हूँ तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी, चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो। राइट, सो गाइज डिस्कशन करते हैं यूपी पुलिस के बारे में। यूपी पुलिस एसआई एएसआई का एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या है? कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज वाला सेक्शन जो है, डाउट आ रहा था कि कैसे करें, क्या करें इसके लिए। ठीक है, कैसे इसकी तैयारी करें। तो इस बार के पैटर्न से आप लोग बिल्कुल रूबरू होंगे। ठीक है, हर सेक्शन में 50-50 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो पहले सेक्शन में आपका जो है हिंदी है और कंप्यूटर नॉलेज है। ठीक है, तो आज इसी कंप्यूटर नॉलेज वाले पोर्शन की बात करूंगा। 25 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें से। ठीक है, तो हर सेक्शन में 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है। यानी ओवरऑल आपका जो टोटल 35% नहीं दिया, ओवरऑल क्या दिया भैया? 40% लाना अनिवार्य है अगर मेरिट में आना है तो ये शर्त यहां पर रख दी है। तो इसलिए हर एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किसी भी सेक्शन में फिसले तो नीचे आ जाएंगे सीधा। ठीक है, सिलेक्शन से बाहर। जैसा कि पिछली बार हुआ था, 50% रखा था हर सेक्शन का, बहुत ही टफ हो गया था। इस बार तो फिर भी बहुत इजी है आप लोगों के लिए सिलेक्शन लेना यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर अपने ओवरऑल अटेम्प्ट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी अब, क्योंकि पिछली बार तो ये था कि जो 50% हर सेक्शन में ले आया तो उसका सिलेक्शन होना तो डेफिनेटली तय था। ठीक है, इस बार थोड़ा कंपटीशन जो है स्ट्रिक्ट हो गया है। तो कंप्यूटर नॉलेज के बारे में ही बात करते हैं कि कैसे तैयारी करें। जो है डाउट काफी आ रहा था कि कैसे तैयारी करें। ठीक है, तो मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को इसका सिलेबस तो पता ही होगा। सिलेबस आप लोगों ने देख लिया होगा। तो सिलेबस कहीं ना कहीं एट पार ओ लेवल ही है इस बार भी। जो ओ लेवल में कुछ सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है सिलेबस। ठीक है, तो पहले मैं सिलेबस दिखाता हूं, फिर बताता हूं कि क्यों ओ लेवल के इक्विवेलेंट है। ठीक है, 25 क्वेश्चन आएंगे टोटल। और देखिए ये टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, फंडामेंटल्स, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट एंड नंबर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर एब्रीविएशंस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, शॉर्टकट कीज, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये दे रखा है एक प्रोग्राम एप्लीकेशन ऑफ डॉट नेट टेक्नोलॉजी होगा। ये नेट टेक्नोलॉजी नहीं, डॉट नेट टेक्नोलॉजी। हालांकि ये जो सब्जेक्ट है अब ओ लेवल में बहुत ज्यादा अनिवार्य नहीं है, इसको वैकल्पिक रख दिया है। ठीक है, तो इससे बहुत ही रेयर क्वेश्चंस मिलेंगे या ना के बराबर मिलेंगे। पिछली बार एक भी क्वेश्चन नहीं था इस टॉपिक से, तो इसको आप कैंसिल समझ सकते हैं। ठीक है, या एक आधा क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, बट इस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉट नेट टेक्नोलॉजी पढ़ने का इतना ज्यादा कोई महत्व औचित्य इस समय नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही टेढ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ईजी है, लेकिन अब स्टार्ट करने के लिए तो बहुत टेढ़ी है। जो लोग ओ लेवल किए होंगे वो जानते होंगे। वेब डिजाइन, बेसिक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड देयर फंक्शनलिटीज, नेटवर्किंग, WW and web browsers, IT tools and business system, introduction to multimedia, emerging technology like artificial intelligence, mobile computing, green computing, banking, e-commerce application। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं इसका अगर एक निचोड़ निकालूं तो ओ लेवल के किन पेपर्स के इक्विवेलेंट सिलेबस है जो आज के डेट में ओ लेवल के पेपर्स होते हैं। ठीक है, पहला है एप्लीकेशन ऑफ IT टूल्स। ठीक है, दूसरा है इसका क्वेश्चन पेपर जो है इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइन। ठीक हो गया। तीसरा आपका आएगा मल्टीमीडिया। तो ये अगर 3 सब्जेक्ट अगर आप पढ़ जाएं तो महारत हासिल कर जाएंगे। पूरा का पूरा सिलेबस इसी के अंदर समाया हुआ है, इन 3 टॉपिक्स के अंदर। इससे बाहर का कुछ भी पढ़ने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। ठीक है गाइस, तो ये है सिलेबस ओ लेवल का। ठीक है, क्योंकि ओ लेवल के ही सिलेबस को कहीं ना कहीं मैच करता है, इसलिए आप कहेंगे CCC वाला सिलेबस पढ़ के चला जाऊं तो क्या काम हो जाएगा? काम हो जाएगा, लेकिन आधा काम होगा बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि उस लेवल को नहीं मीट करता है। हालांकि पेपर इजी होता है, पिछली बार का पेपर खुद मैंने दिया है, इजी होता है पेपर, लेकिन कहीं ना कहीं ओ लेवल एट पार ओ लेवल आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप इन 3 सब्जेक्ट्स की बुक कहीं से अरेंज कर सके ओ लेवल की, अगर आप पहले पूरा थियोरेटिकली पढ़ना चाहते हैं, मैं भी यही कहूंगा पहले थोड़ा बेस होना भी जरूरी है। अब जिन लोगों ने ओ लेवल किया हुआ है वो लोग तो आराम से क्लियर कर जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि ओ लेवल करना इतना आसान काम नहीं होता है। ठीक है, तो जो लोग ओ लेवल किए हुए हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, खाली रिवीजन करेंगे, MCQ से हो जाएगा। लेकिन जो लोग नहीं किए हैं
या जो कहीं से सर्टिफिकेट ले लिए हैं और बहुत ज्यादा डीप स्टडी नहीं किए हैं, क्वेश्चन पढ़ के पास हो गए हैं खाली, ऐसा वाले भी होते हैं कई, ठीक है, जो कि पूरा थ्योरी नहीं पढ़ते, प्रैक्टिकल नहीं पढ़ते, सीधे एमसीक्यू रटा और एग्जाम देकर आ गए, ठीक है, ऐसे भी होते हैं बिल्कुल। तो अगर आपने स्ट्रिक्टली नहीं पढ़ा है, काफी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा आपको स्टडी करने की जरूरत पड़ेगी। और मैं भी जो है आपको करवा दूंगा टॉपिक्स कवर, ये टॉपिक्स के, ठीक है। और इसके बाहर का कुछ भी नहीं पूछे जाने वाला, आप यकीन मानिए। ये बुक्स अगर आपने पढ़ ली तो सब हो जाएगा। अब चलिए बुक्स पढ़ ली, ठीक है। अब आपने बोला मेरे को कि सर बुक्स तो मैंने पढ़ ली, अब क्या करूं? तो उसके बाद जो मेन काम हो जाता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, कि आपको पेपर लगाने हैं ओ लेवल के क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, जो कि एमसीक्यू बेस्ड रहते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड। उसके अंदर एमसीक्यूज होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, मैच द फॉलोइंग होता है, ट्रू फॉल्स होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप लगाएंगे तो आपका बहुत ही कॉन्फिडेंस जो है अच्छा बढ़ जाएगा, काफी अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आप लोगों का बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन पेपर मिलेंगे कहां से? या आप नाइलिट की वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स नाइलिट ओ लेवल सर्च करेंगे आप गूगल में, तो आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर आपको हर साल के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, इनके नाइलिट के जो ओ लेवल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो वहां से आप करिए, उन पेपर्स को लगाइए, फिर उसके बाद, लेकिन बेस क्लियर होने के बाद डायरेक्टली लगाएंगे तो दिक्कत होगी कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे, अगर आप फ्रेशर भी हैं, तो मैं गारंटीड कह सकता हूं कि 2 से ढाई महीने के अंदर अच्छी तरह आपका सब्जेक्ट जो है आप समझ जाएंगे, बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाएंगे, ठीक है। और बाकी क्या है, कुछ प्रैक्टिस की भी चीजें होती हैं, जैसे एमएस एक्सेल है, एमएस वर्ड है। जब तक आप उसको करके नहीं देखेंगे, सपोज आपने थियोरेटिकली पढ़ लिया, लेकिन आप सिस्टम में जब करके नहीं देखेंगे तो नहीं कर सकते आप, ठीक है। अगर किसी ने पूछा कि टाइम कैसे आता है, तो सिस्टम में ऑटोमेटिकली टाइम कैसे लिख सकते हैं आप एक्सेल के अंदर या वर्ड के अंदर, जब तक आपको शॉर्टकट आप खुद नहीं प्रेस करके देखेंगे कीबोर्ड पर, तब तक आपको नहीं पता चल पाएगा। तो कई चीजें प्रैक्टिकल भी जरूरी है, और कहीं ना कहीं ये पैटर्न अगर आप यूज करेंगे तो काफी अच्छी तरीके से तैयारी आपकी हो जाएगी। कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूं जो कि ओ लेवल में पूछे जाते हैं, और साथ में अटैच करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डोएक के पिछले साल, सॉरी डोएक के नहीं, ये जो आपका यूपी पुलिस में जो पिछले साल 2017 और 18 में जो पेपर हुआ है एसआई का, उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हालांकि ऑलरेडी मैं पूरा का पूरा पेपर अपलोड कर चुका हूं चैनल पर, लेकिन फिर भी जो लोग नए हैं, खाली कंप्यूटर का पेपर चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर आप डाउनलोड कर लेंगे दोनों क्वेश्चन पेपर्स को। वहां पर देखेंगे कि कितना लेवल इजी है, कितना मॉडरेट है। जब तक अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। चलिए क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आईटी टूल्स के अंदर कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, जो पूछे जाते हैं। ये ओ लेवल में पूछे गए हैं और कहीं ना कहीं पिछले एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे पहला क्वेश्चन है, सेल संदर्भ B4 से B9 को एक पूर्ण सेल संदर्भ में परिवर्तित करने के लिए आप उसे ऐसे एंटर करेंगे। किस तरीके से एंटर करेंगे आप? अगर आपको एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस डालना है तो कैसे करेंगे? देखिए इस तरीके से डॉलर आ जाता है, हर उसके आगे, हर सेल का जो फॉर्मूला है उसके आगे डॉलर लग जाएगा, तो वो जो है आपका सेल रेफरेंस एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में चेंज हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, विच आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर ट्रांसलेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू पिक्टोरियल फॉर्म ऑन पेपर, ठीक है। कह रहा है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है, किसी इंफॉर्मेशन को आपको एक पिक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट करना है, तो कौन सा आउटपुट डिवाइस काम करेगा उसमें? बिल्कुल प्लॉटर करेगा। प्लॉटर पता आपको बड़े बड़े प्रिंटर्स होते हैं जो कि काफी बड़े बड़े प्रिंट आउट निकालने के काम आते हैं, ठीक है, जिनकी आपको जरूरत ज्यादा होती है, ऐसे प्रिंट आउट्स जिनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है डेसिमल इक्विवेलेंट। डेसिमल इक्विवेलेंट निकालने का मैंने तरीका आपको बता रखा है, कैसे निकालना है, बहुत ही ईजी होता है, ठीक है, तो ये आप निकाल लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, एलसीडी प्रोजेक्टर के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? एलसीडी प्रोजेक्टर के माध्यम से किस सॉफ्टवेयर में आप पढ़ाते हैं? बिल्कुल जैसे बात है पावर पॉइंट, जिसमें मैं अभी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ये पावर पॉइंट ही है, ठीक है। तो पावर पॉइंट के थ्रू आप प्रेजेंटेशंस देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लेक्चर्स देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑप्टिकल इनपुट उपकरण जो पेपर मीडिया पर पेंसिल के चिन्हों को व्याख्या करता है वह क्या है? ठीक है, जो आपको पता है कि पेंसिल मार्क्स पेपर पे अगर आपने कोई पेंसिल से कोई मार्क किया है तो उसको पहचानने के लिए कौन सा डिवाइस होता है? OMR, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। दूसरा क्वेश्चन है, बेस 2 में संख्याओं को क्या कहा जाता है? नंबर्स इन बेस 2। बेस 2 किसका होता है? बाइनरी का, क्योंकि इसमें खाली 0 और 1 का ही बेस होता है। और डेसिमल सिस्टम होता है 10 का बेस, हेक्सा और ऑक्टल होता है 8 का, हेक्साडेसिमल होता है 16 का बेस, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इन अ सिंगल बाइट हाउ मेनी बिट्स विल बी देयर? एक सिंगल बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। यूएसबी की फुल फॉर्म बतानी है आपको, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस।
और ये वाला क्वेश्चन देखिए जो है 1.9 क्वेश्चन, एक कीबोर्ड इस प्रकार का उपकरण है। कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है वो बताना है आपको, बिल्कुल ये एक इनपुट डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सबसे तेज, सबसे बड़े और सबसे अधिक महंगे कंप्यूटर्स हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स? तो ये होते हैं आपके सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, सुपर कंप्यूटर जो है सबसे ज्यादा महंगे हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल हैं और सबसे ज्यादा फास्टेस्ट हैं, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा बड़े हैं। ठीक है, तो ये आईटी टूल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अब कुछ इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं इंटरनेट के अंदर। एलपी वर्जन 6 एड्रेसों का आकार क्या होता है? देखिए इनका आकार होता है 128 बिट्स। ठीक है, टीसीपी आईपी जो है एक किस लेयर का जो है प्रोटोकॉल होता है? ये एक 7 लेयर का प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो इसलिए 7 लेयर्स हो जाएगा। राज अपनी ईमेल प्राप्त कर सकता है लेकिन वह अपनी ईमेल भेज नहीं सकता। निम्नलिखित में से कौन सा संभवतः उसके लिए समस्या उत्पन्न कर रहा है? तो बिल्कुल एसएमटीपी कर रहा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, बाइट आईपी एड्रेस में शामिल होता है, यानी कि 4 बाइट आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ, 4 बाइट का जो आईपी एड्रेस होता है उसमें क्या क्या होता है? उसमें नेटवर्क एड्रेस होता है, होस्ट एड्रेस होता है, दोनों होता है, बोथ ए एंड बी। एसएमटीपी के लिए डिफॉल्ट पोर्ट कौन सा है? ये डिफॉल्ट पोर्ट जरूर पूछता है आपको, सबके याद होनी चाहिए, चाहे वो एचटीटीपी का हो, एसएमटीपी का हो, एसएमएनपी का हो। ठीक है, सभी के आपको डिफॉल्ट पोर्ट्स याद होनी चाहिए। तो 25 होता है डिफॉल्ट पोर्ट एसएमटीपी का। अब एक बोल रहा है क्वेश्चन, इन दिस टेपोलॉजी देयर इज अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब। किस टेपोलॉजी के अंदर एक सेंट्रल कंट्रोलर और हब होता है? तो वो बिल्कुल आपका स्टार टोपोलॉजी के अंदर होगा। देखिए स्टार टोपोलॉजी कैसी होती है? स्टार की तरह बनी होती है। ठीक है, एक कंप्यूटर यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर, तो एक सेंट्रल में होगा। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी के अंदर तो यानी कि एक जो है सेंट्रल में हब होता है, बाकी सारे इसके नोड्स होते हैं, तो स्टार टोपोलॉजी के अंदर होता है। मैश क्या होता है? मैश तो वैसे ही मैश हो गया, आपको पता ही है, मतलब एक मैश क्रिएट हो रखा है, कोई एक प्रॉपर वे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कंप्यूटर है, यहाँ पर भी कंप्यूटर है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, इस तरीके से कंप्यूटर्स होते हैं, उसमें सेंटर में कोई नहीं होता। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी में गोल गोल होता है। ठीक है, इस तरीके से इसमें नोड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से होते हैं। और बस टोपोलॉजी में इस तरीके से होता है, बस की तरह, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, A computer communication technology that provides a way to interconnect multiple computers across short distance। ऐसी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर ही कनेक्टेड रखती है एक दूसरे, तो लैन होता है, लैन। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन, ए वेब पेज डिस्प्लेज अ पिक्चर, व्हाट टैग वाज यूज्ड टू डिस्प्ले दैट पिक्चर। एक जो वेब पेज है उसमें एक पिक्चर दिखा रखा है, तो कह रहा है कि पिक्चर किस टैग से दिखाया गया होगा? ये दिखाया गया होगा IMG टैग से। ठीक है, सी वाला जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर एडिंग अ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर के लिए कौन सा जो है HTML कोड यूज किया जाएगा? बी वाला कोड। ठीक है, बॉडी BG कलर इक्वल टू येलो। ठीक है, बैकग्राउंड के लिए ये यूज किया जाता है हमेशा, बॉडी BG कलर जो है टैग यूज होगा। एक 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ए प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टर्स एट दी डैश लेवल। एक प्रॉक्सी फायरवॉल है जो किस लेवल पर फिल्टर करता है? एप्लीकेशन लेयर पर फिल्टर करता है। तो इस तरीके से इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपके। और कुछ मल्टीमीडिया के क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कुछ डीवीडीज में क्या कह रहा है, कुछ डीवीडीज में अन्य की तुलना में 4 गुना अधिक क्षमता होती है। जो कुछ डीवीडीज होती है उनकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो कैसे हो सकता है ये? क्योंकि वो मल्टीपल लेयर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उनकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मल्टीमीडिया इन विच अ प्रेजेंटेशन कंटिन्यूज फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। एक ऐसी प्रेजेंटेशन, ठीक है, ऐसा मल्टीमीडिया जिसमें प्रेजेंटेशन शुरू से लेकर आखिरी तक चलती है, उसे क्या कहते हैं? लीनियर। ठीक है, लीनियर मल्टीमीडिया। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। फिर पूछ रहा है DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? DPI का फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंचेस, यानी कि एक उसको दिखाने के लिए, किसी पिक्चर की क्वालिटी को दिखाने के लिए DPI का यूज किया, DPI जो यूनिट है उसका यूज किया जाता है, डॉट्स पर इंचेस। ठीक है, जितने ज्यादा जो है इनके बीच में घनत्व ज्यादा रहेगा तो यानी पिक्चर क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। और एक क्वेश्चन है, एक 3D मॉडल की गणितीय प्रतिरूपण से प्रतिबिंब तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको रेंडरिंग कहा जाता है। ठीक है, 3D मॉडल से आप जो है मतलब कि उसका मैथमेटिकल फॉर्म से उसको जो है इमेज में उसको बदलते हैं, तो ये कहा जाता है आपका रेंडरिंग। ये होता है रेंडरिंग का प्रोसीजर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे इसमें। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से क्लियर हुआ होगा कहीं ना कहीं कि किस तरीके से जो है कंप्यूटर को स्पेशली पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। जहां पर आपको मार्क्स की बात आ गई कि भैया हर सेक्शन में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे यार मेरा तो भैया मेरा मैथ बहुत अच्छा है
या मेरा रीजनिंग बहुत अच्छा है तो मैं कंप्यूटर नहीं भी करूंगा तो चल जाएगा। अब ये वाली बात नहीं है, क्या पता हिंदी भी टफ आ जाए। आप सोच के गए थे यार चलो यार हिंदी के बेस पे चला जाऊंगा और मेरे को बाकी तो सब मेरा स्ट्रांग है ही, कंप्यूटर नहीं भी पढ़ता हूं तो चल जाएगा, लेकिन क्या पता हिंदी भी टफ आ जाए, तब आप क्या करेंगे? तो कंप्यूटर में प्रदर्शन तो दिखाना ही है, तो इसलिए कंप्यूटर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो कंप्यूटर को बहुत अच्छी तरह से सीरियसली लें और बुक आप कोई भी फॉलो करें, मैंने कह दिया, लेकिन आप क्वेश्चन पेपर जरूर लगाएं नाइलिट ओ लेवल के। ये क्वेश्चन पेपर्स लगाएंगे तो काफी अच्छी मदद आपको मिलने वाली है। और मेरे लिए कोई सेवा हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, बिल्कुल आपकी मदद की जाएगी। सो ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, प्रिपेयर वेल, बाय बाय।